नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इंडियन ईयर बुक की सीरीज में आज हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों को। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इंडियन ईयर बुक में इसको एक शॉर्ट चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ डिटेल से करेंगे जिससे इससे आने वाला कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में। सबसे पहले चीज हम देख लेते हैं जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसमें 3 रंग हैं, जैसा आप देख रहे हैं 3 रंग है राष्ट्रीय ध्वज में। सबसे ऊपर आपको केसरिया मिलेगा, यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे आपको हरा मिलेगा। इसको आप ऐसे याद रखिए, जमीन सबसे नीचे होती है और जमीन पर ही क्या होती है, हरियाली। तो सबसे नीचे क्या है, हरा रंग, सबसे ऊपर केसरिया और बीच में सफेद रंग। यह आप ध्यान रखिए। आयताकार यह होता है 3:2 के रेशियो में यह होता है, मतलब 3:2 के अनुपात में यह होगा। यह आप ध्यान रखिए। अशोक चक्र इसके मध्य में आपको मिलेगा। यह जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है उसी से इसको लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो 24 तीलियां हैं और सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है उसी से इसको लिया गया है। इसे अपनाया कब गया, यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो 24 जुलाई को इसको अपनाया गया। राष्ट्रध्वज से संबंधित कुछ और नियम हम समझ लेते हैं। तो इसके नियम क्या है वो हम समझ लेते हैं, मतलब राष्ट्रध्वज को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा उससे संबंधित जो नियम है वह कौन से हैं। तो संप्रीत और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 कि मतलब इसका गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उससे संबंधित नियम इसमें दिए गए हैं। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की राष्ट्रीय ध्वज यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, तो इसका अपमान ना हो उससे संबंधित नियम 1971 वाले में दिए गए हैं। और भारत की ध्वज संहिता 2002, तो इन तीनों के तहत जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उससे संबंधित नियम दिए गए हैं। एक, इसका अनुचित प्रयोग ना हो। दूसरा, इसका अपमान ना हो। और जो सामान्य नियम है वह 2002 के अधिनियम में दिए गए हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आम आदमी और निजी संगठन इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई क्या नियम है, मतलब उनको रोका गया है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग ना कर पाए। तो सामान्यतः हमको मिलता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है तो इन लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग से रोके, मतलब यह भी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के तहत। कौन से नियम, जो अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम है 1950 का उसके तहत, और जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971, और जो 2002 का अधिनियम है राष्ट्रीय ध्वज संहिता उससे संबंधित जो नियम है उन नियमों के तहत यह लोग अपने घरों में या अपने संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं जो भारत की ध्वज संहिता है 2002 की, इसमें क्या सामान्य नियम दिए गए हैं। तो एक तो 3:2 के अनुपात में यह है। दूसरा, 3 आयताकार पट्टियां हैं और 34 पट्टियों से मिला यह एक तिरंगा होगा। सलामी के लिए इसको झुकाया नहीं जाएगा, आधा झुकाकर फहराया नहीं जाएगा, लपेटने के काम में इस्तेमाल नहीं होगा, पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में प्रयोग नहीं होगा, इस पे कुछ लिखा नहीं जाएगा, यह किसी प्रतिमा को, किसी स्मारक को ढकने के लिए प्रयोग नहीं होगा, यह फटा नहीं होना चाहिए, मैला कुचला नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा झंडा फहराया जाता है तो वह हमेशा राष्ट्रीय ध्वज से नीचे होगा। मतलब 2 झंडे अगर मान लेते हैं फहराए जाते हैं, एक आपका राष्ट्रीय ध्वज हो गया और दूसरा कोई अन्य झंडा किसी धर्म से संबंधित या किसी अन्य तरह से संबंधित, तो राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊपर होगा। यह आप ध्यान रखेंगे। जो अन्य झंडा होगा वह हमेशा नीचे होगा, मतलब इसकी ऊंचाई राष्ट्रीय ध्वज की हमेशा ज्यादा होगी। कुछ अन्य नियम भी दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है। भारत का जो राज्य चिन्ह है वह हम देख लेते हैं। तो जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है उसी की अनुकृति हमको मिलती है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, और जितने भी राष्ट्रीय दस्तावेज हैं उनमें यह चिन्ह प्रयोग होता है। 3 सिंह आपको इसमें दिखते हैं। जो चौथा सिंह है उसका मुख दूसरी तरफ है या पीछे की तरफ है, इसीलिए आपको 3 सिंह दिखते हैं। कुल कितने सिंह हैं, 4 इसमें। इसके नीचे जो ये जानवर हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो नीचे के घंटे के आकार के पदम के ऊपर चित्र हैं, मतलब जो ये चित्र हैं इनमें अगर हम देखें तो एक हाथी है, एक चौकड़ी भरता घोड़ा है जिसको आप देख पा रहे हैं, एक सांड है यह आप देख लीजिए, एक सिंह है और इनके बीच में एक चक्र है। यह चक्र आप देख लीजिए, मतलब एक जानवर है, उसके बाद एक चक्र है, फिर दूसरा जानवर है। तो इस तरह से हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह यह दिए गए हैं। शेर नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। हमको 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, चौथा नहीं दिखाई देता है। जो पट्टी है उसके ऊपर नक्काशी में एक चक्र दिखता है, जैसे आप यह देख रहे हैं। इस चक्र के दाईं ओर सांड है, मतलब आप यह देखिए सांड है, बाईं ओर घोड़ा है, यह घोड़ा, और दाएं और बाएं छोर पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, यह सत्यमेव जयते आप देखिए जो इसके नीचे लिखा है यह भी हमको मिलता है। और यह लिया कहां से गया है, तो मुंडको उपनिषद से यह लिया गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जो यह सत्यमेव जयते लिखा है यह कहां से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
जो ये चारों सिंह है या जो सिंह की आकृति है वह कहां से ली गई है? सारनाथ के स्तंभ से। जो राज्य चिन्ह है इससे संबंधित कुछ नियम है तो वह हमको मिलता है भारत का राज्य संप्रतीक अनुचित प्रयोग अधिनियम 2005, भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय संशोधन नियम 2010। तो 2 नियम इससे संबंधित है। राष्ट्रध्वज से संबंधित हमने देखा था कि 3 नियम थे। तो जो भारत का राष्ट्रगान है उसको हम देख लेते हैं। उसमें हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूलतः इसकी रचना की थी और जो मूल रचना थी वह किसमें थी? बांग्ला भाषा में। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसको गाया गया था। कहां? कलकत्ता अधिवेशन में, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, वहां पर इसको गाया गया था। इसमें कुल 5 पद हैं। इसका प्रथम पद ही राष्ट्रगान है। मतलब जो ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था यह 5 पदों में था और इसका जो प्रथम पद है वही भारत का राष्ट्रगान है। अवधि कितनी है? 52 सेकंड में इसको गाना होता है। कुछ अवसरों पर हम यह देखते हैं कि राष्ट्रगान को 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है जब इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को भी पढ़ा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत अगर हम देखें तो सुजलाम सुफलाम आपको याद होगा, यह गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था। 1911 वाले में आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रगान है वह गाया गया था। अरबिंदो द्वारा इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया, यह भी हमको मिलता है। तो राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम वाला बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में इसका रूपांतरण किया गया किसके द्वारा? अरबिंदो के द्वारा। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है या जो कैलेंडर है वह हम देख लेते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल होता है इन जनरल, जिसमें आप जनवरी फरवरी वाले महीने देखते हैं। दूसरा शक संवत इस्तेमाल होता है। तो दोनों संवत इस्तेमाल होते हैं। जितने भी आप राष्ट्रीय पत्र देखेंगे उनमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट और शक संवत दोनों की डेट लिखी होगी। 22 मार्च 1957 से शक संवत को अपनाया गया और इसका प्रयोग राजपत्रों पर किया जाता है। तो भारत के जितने भी राजपत्र हैं उनमें, आकाशवाणी के जो समाचार पत्र हैं उनमें और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जितने भी कैलेंडर हैं उन सब में, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नागरिकों को जो संबोधित पत्र हैं, मतलब जो भारत सरकार जारी करती है नागरिकों के लिए, नागरिकों को संबोधित करने के लिए सूचनाएं देती है, उन सब में राष्ट्रीय पंचांग के साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट लिखी होती है। चैत्र का पहला दिन यह सामान्यतः होता है 22 मार्च को। अधिशेष दिनों में यह होता है 21 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय पशु यह हम देखें तो बाघ हमको मिलता है और IUCN की जो लिस्ट है उसमें इसको इंडेंजर्ड में रखा गया है। यह आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी के विषय में देखें तो यह मोर है और यह लीस्ट कंसर्न में है IUCN की लिस्ट में, यह भी आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण वन मंत्रालय के वन्य जीव विभाग ने 2011 में इसे पुनः अधिसूचित किया है, मतलब इसको फिर से बताया है कि यही भारत के राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो इस तरह से जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको हमने देख लिया है, बहुत शॉर्ट में हमने समझ लिया है। इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं बार बार परीक्षाओं में, तो आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।